जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लेके आए हैं वन रक्षक और जेल प्रहरी की जो परीक्षा 25 मई से स्टार्ट हो रही है 20 जुलाई तक, उसके लिए विशेष सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको हर विषय के प्रमुख क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो उसी संबंध में आज हम जीके के अंतर्गत इतिहास की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें इतिहास के प्रमुख 20 क्वेश्चन होंगे जो आईएमपी होंगे, जो परीक्षा में आने जैसे होंगे। तो मैं स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने आप तुमसे कहा था कि तुझसे नहीं होगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। और इस सीरीज में पहला पोर्शन हम इतिहास ले रहे हैं, अगले दिन मध्य प्रदेश लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, संविधान के क्वेश्चन लेंगे। तो आज हमने इतिहास का पोर्शन रखा है जेल प्रहरी के लिए। और उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सिंपल सा क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हम सभी जानते हैं चोल वंश का संबंध जो है वो संगम साहित्य के साथ है। हम सभी जानते हैं दोस्तों संगम साहित्य में हमें चेर चोल पांड्य शासकों का इतिहास देखने को मिलता है जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन विजयालय चोल दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि विजयालय चोल जो था वो इस वंश का क्या था, संस्थापक था। और यहाँ पर संस्थापक नहीं पूछा है, यहाँ पे अंतिम शासक पूछा है। और हम जानते हैं चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पे एक और नाम पे आप गौर करो, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने एक युद्ध लड़ा था, इस युद्ध का नाम था तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध। और इसने तक्कोलम का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, तो आपको याद होगा इसने कृष्ण तृतीय के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था, कृष्ण तृतीय के युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में हम जानते हैं कि हार हुई थी किसकी, परांतक प्रथम की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रहट का संबंध गुप्त काल में किससे है। अब दोस्तों यहाँ पे गुप्त काल की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं गुप्त काल जो है इसे प्राचीन भारत का स्वर्णकाल, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। हम जानते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक हुआ उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था इस वंश का संस्थापक हुआ। और गुप्त वंश में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक को जानते हैं जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और हम जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और हमें ये भी पता है इसे ये उपाधि विसेंट स्मिथ ने दी थी। किसके द्वारा दी गई थी, विसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट स्मिथ ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रहट का संबंध गुप्त काल में किससे है, तो रहट का संबंध गुप्त काल में सिंचाई यंत्र के साथ है। कौन से यंत्र के साथ, सिंचाई यंत्र के साथ। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। संस्थापक श्रीगुप्त था। सबसे प्रमुख शासक हम समुद्रगुप्त को देखते हैं जिसे भारत का नेपोलियन कहा। और इसे ये नाम किसने दिया था, विसेंट स्मिथ ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन यह कौन सी राजधानी पूछी है, तीसरी राजधानी। तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। अगर हम बात करें, कालीबंगा हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। रोपड़ हमें देखने को मिलता है पंजाब में। पंजाब में। लोथल हमें देखने को मिलता है गुजरात में। और राखीगढ़ी दोस्तों हमें देखने को मिलती है हरियाणा में। कहाँ देखने को मिलती है, हरियाणा। तो सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी। किसकी हुई थी, हड़प्पा की। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी।
हड़प्पा की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने की थी। तो हमारा आंसर है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अथर्ववेद का उपवेद बताइए। क्या बताना है आपको? अथर्ववेद का उपवेद बताना है। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हम जानते हैं सबसे प्राचीन हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद। हम सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब अथर्ववेद का उपवेद बताना, तो इसका सही आंसर है ए शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। बाकी बात करें आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का। तो यहां पर आपके सामने चारों वेदों के उपवेद आ गए। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और हमें पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद जो है सबसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशुद्धिमग ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? विशुद्धिमग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बौद्ध, जैन, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं विशुद्धिमग जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसे लिखा था बुद्ध घोष ने। किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से एक और संबंधित ग्रंथ है, आपको पता है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। और हम सभी जानते हैं बुद्ध चरित को लिखा था अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। और अगर कहा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है वो संस्थापक हैं कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और हम सब जानते हैं इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है? अब यहाँ पे दो चीजें और आप ध्यान रखिएगा। कौटिल्य, इसे ही हम विष्णुगुप्त कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और इसे ही चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये मौर्य वंश के समय थे। कौन से वंश के समय? मौर्य वंश के समय। हम ये भी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री? तो हम जानते हैं ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थशास्त्र लिखा है इन्होंने। और कितने प्रकार के युद्धों का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर मैं कहूं पहला प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध का मतलब है खुला युद्ध। दूसरा कूट युद्ध। कूट युद्ध इसका मतलब है छिपकर युद्ध करना, मतलब छिपकर हमला करना। और तीसरा है तुष्णी युद्ध। तुष्णी युद्ध, तुष्णी युद्ध का मतलब है मौन युद्ध। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णी युद्ध। तो इसका सही आंसर है 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 3 युद्धों का उल्लेख देखने को मिलता है।
कौटिल्य कौन था? प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका और क्या नाम मिलता है? विष्णुगुप्त मिलता है, चाणक्य मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम में कम परेशानी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा के एग्जाम में जाइएगा, जिससे आपका मोराल हाई रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं हमें किस राज्य में देखने को मिलती है? हमें पता है बराबर की गुफाओं से संबंध है अशोक का। किसका संबंध है? अशोक का। हम ये जानते हैं अशोक मौर्य वंश का शासक। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। पिता कौन हुए? पिता हुए बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या? बिंदुसार। और हमें पता है 261 BC 261 BC में कलिंग का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? अशोक के द्वारा लड़ा गया। तो बराबर की गुफाएं किससे संबंधित है? अशोक से। और ये हमें बिहार में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? बिहार में। अब जल्दी से बताइएगा, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। अभी तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जनता दल और आरजेडी की संयुक्त सरकार काम कर रही है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? सबसे पहली बात, भरूच स्तूप हमको सतना से मिलता है। कहां से मिलता है? सतना से। और अगर मैं सतना की बात करूं तो सतना आता है रीवा संभाग में। कौन से संभाग में आता है? रीवा संभाग में। और अगर बात करें रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। सीधी और सिंगरौली। तो पहली बात तो ये हो गई कि भरूच स्तूप हमको कहां से मिलता है? सतना से मिलता है। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई। सतना में एक और चीज ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे चित्रकूट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चित्रकूट, जहाँ पे भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने अवतार लिए। इसके अलावा माँ शारदा मंदिर, माँ शारदा मंदिर जो मेहर में है, ये भी हमें कौन से जिले में देखने को मिलता है? सतना। तो भरूच स्तूप की खोज किसने की? भरूच स्तूप की खोज की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? सोचिए किससे हो सकता है? सही आंसर है उड़ीसा का शासक खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे? खारवेल से। और हम सब जानते हैं खारवेल कहाँ का शासक था? उड़ीसा का। कहाँ का शासक था? उड़ीसा का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, रुद्रदामन। क्या रुद्रदामन का भी कोई अभिलेख फेमस है? जी हाँ, रुद्रदामन का अभिलेख फेमस है। इसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। और आपको पता होना चाहिए जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। कौन सी झील का उल्लेख? सुदर्शन झील। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। वहीं पे स्कंदगुप्त का एक अभिलेख देखने को मिलता है, इसका नाम है भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख। तो हमने देखा हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से, भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? बहुत ध्यान से देखिए, यात्रियों का राजकुमार। तो इसका सही आंसर है वन एंड ओनली हैंसोंग। और हम जानते हैं हैंसोंग कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। कहाँ से आया था? चीन से। अब चीनी यात्री कोई अमेरिका से थोड़ी आएगा, कहाँ से आया? चीन से। और हम जानते हैं इसका यात्रा वृत्तांत, इसका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? इसका यात्रा वृत्तांत कहलाता है सीयू की। सीयू की किसका यात्रा वृत्तांत है? हैंसोंग का। और अगर मैं कहूं हैंसोंग किसके समय आया, तो आप सब जानते हैं
हैनसोंग आया हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। फाइयान, फाइयान किसके समय आया? फाइयान आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन? फाइयान। किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। संगयून, संगयून भी चीनी यात्री था और ये आया था स्कंदगुप्त के समय। किसके समय आया? स्कंदगुप्त के समय। एक है अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के समय। देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय जो है कौन से साम्राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। और आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर बुक्का ने 1336 में, और उस समय दिल्ली का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके गुरु का नाम था जो हरिहर बुक्का थे माधव विद्यारण। तो हमें क्या ध्यान रखना है? यात्रियों का राजकुमार कौन है? हैनसोंग। किसके समय था? हर्षवर्धन के समय। इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? सीयू की। फाइयान किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। संगयून किसके समय आया? स्कंदगुप्त के समय। अब्दुल रजाक किसके समय आया? देवराय द्वितीय के समय। और ये देवराय द्वितीय कहाँ का शासक था? विजयनगर का। चलिए बढ़ते हैं आगे। कन्नौज, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कि त्रिदलीय संघर्ष, इतिहास में आपने पढ़ा है त्रिदलीय संघर्ष, और आप सब जानते हैं त्रिदलीय संघर्ष 3 गुटों के बीच हो रहा था। याद है आपको? पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा होगा गुर्जर प्रतिहार। कौन से शासक? गुर्जर प्रतिहार। फिर राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। फिर पाल शासक, पाल शासक। इन तीनों के बीच त्रिदलीय संघर्ष हुआ। त्रिदलीय संघर्ष किसको लेके हो रहा था? कन्नौज को। क्यों हो रहा था? क्योंकि कन्नौज एक बहुत ही सभ्य नगर था, विकसित नगर था, बहुत ही एक कहा जाए बहुत अमीर नगर था, यूँ कह सकते हैं आप। तो उसकी दृष्टि थी, खूब सोना चांदी इस नगर में हुआ करता था, इसलिए इस पर आक्रमण हो रहा था। तो कन्नौज का जो प्राचीन नाम है वो नाम है महोदय नगर। महोदय नगर किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। कन्नौज को क्या कहा जाता है? महोदय नगर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कालिदास का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और हम जानते हैं उज्जैन में, उज्जैन में हमें देखने को मिलती है कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। और हम सब जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। स्थापना वर्ष क्या है? 1977। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसे कहा जाए मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम इनका ग्रंथ है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूत, मेघदूत। ऋतु संवार, ऋतु संवार। रघुवंश, रघुवंश। कुमार संभव। ये सारे जो ग्रंथ हैं किसके द्वारा लिखे गए? तो ये सारे ग्रंथ लिखे गए कालिदास जी के द्वारा, और रघुवंश और कुमार संभव इनके महाकाव्य हैं। तो कालिदास जी का उल्लेख हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय का। किसका है? पुलिकेशन द्वितीय का है। अगर कहा जाए इसकी रचना किसने की, किसने लिखा, तो हम जानते हैं इसकी रचना की है रवि कीर्ति ने। इसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने। तो ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय का है, इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है, कर्नाटक से मिलता है, और इसमें किसका उल्लेख है? कालिदास जी का उल्लेख है। चलिए
संत निम्बकाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? संत निम्बकाचार्य, पिछली बार भी कई क्वेश्चन रहे माधवाचार्य जी के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर है मद्रास। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? मद्रास में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 में। अगर कहा जाए कि तराइन के कितने युद्ध हुए, तो हम जानते हैं तराइन के 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3। अगर कहा जाए तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो हम जानते हैं तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो हम जानते हैं तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो हम जानते हैं तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में। किसमें हुआ? 1215 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध है सबने पढ़ा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ? गौरी के बीच। इस पहले युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? इन्हीं के बीच हुआ। किसके बीच? सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और सामने कौन था? गौरी। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई? गौरी की। लेकिन तीसरा युद्ध, कई लोगों ने 2 युद्ध पढ़े। तीसरा युद्ध 1215 में हुआ और तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? ये हुआ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और इसके सामने था याल्दोज। कौन था? याल्दोज। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई। तो तराइन के कितने युद्ध हुए? 3। पहला 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215। तो सही आंसर है 1215। अगर पूछे किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच। किसकी विजय हुई? इल्तुतमिश की। बढ़ते हैं आगे। चलिए, 40 दल का निर्माण किस शासक ने किया? 40 दल, 40 दल का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है तुर्कान चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान चहलगानी। 40 दल का दूसरा नाम क्या है? तुर्कान चहलगानी। अगर कहा जाए कि ये जो 40 दल है इसका गठन किसने किया? तो इसका गठन किया इल्तुतमिश ने। किसने किया? इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने अपने भरोसेमंद 40 अमीरों को अपने दरबार में जगह दी, उनका एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी या 40 दल कहा जाता है। अगर कहा जाए कि इस 40 दल को समाप्त किसने किया या तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया, तो इसे समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसको समाप्त करने का श्रेय जाता है बलवन को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलाई दरवाजा कई बार आया हुआ। अलाई दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा आप जानते हो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश का था? खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है। इक्ता शब्द का क्या अर्थ है? कर, भूमि, व्यापारिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भूमि, इक्ता। और आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत काल में एक प्रथा चलती थी जिसका मतलब नाम था इक्ता प्रथा। क्या थी इक्ता प्रथा? तो हम जानते हैं सैनिकों को वेतन के बदले, सैनिकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, सैनिकों को वेतन के बदले
दी जाने वाली भूमि जो थी उसे हम, जो दिया जाता था उसे हम इक्ता प्रथा कहा जाता है। तो इक्ता प्रथा का मतलब भूमि, और इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किया इल्तुतमिश ने। किसने शुरुआत की? इल्तुतमिश ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? दिल्ली सल्तनत की। अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन किसने दिया? तो दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए बढ़े आगे। अगला है, जगत गुरु किसकी उपाधि रही है? जीनचंद सूरी, विजय सेन सूरी, हरिविजय सूरी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और ये उपाधि इन्हें किसने दी? तो ये उपाधि इन्हें अकबर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? कहाँ का चैतन्य? असम का। असम का चैतन्य। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है वो बंगाल से संबंधित है प्रारंभ में, लेकिन असम का चैतन्य कहा जाता है किसे? शंकर देव को। किसे कहा जाता है? शंकर देव को। असम में आप जानते हैं हेमंत बिस्वा जी मुख्यमंत्री हैं असम में, आप जानते हैं उसके बारे में अभी। तो असम जो है उनके, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को, किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन रहा है 2 मिनट, वो भी मैं निकाल लेता हूं। एक क्वेश्चन और बचा है। 20 क्वेश्चनों का हमारा प्रैक्टिस सेट है ना? 20 क्वेश्चनों का हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो एक क्वेश्चन और रहा है, मैं वो एक क्वेश्चन आपसे निकाल लेता हूं और 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे पूरे हो जाएंगे, है ना? 2 मिनट रुकना। थोड़ी टेक्निकल डिफॉल्ट आ रहा है। एक क्वेश्चन और बचा है हमारा। देखिए दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी? अच्छी हो जाएगी, है ना? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही एग्ज़ाम देना है और ऐसे ही हम जाके केवल कर आएंगे, तो ये संभावना बहुत नगण्य है। ये फिर उतने अच्छे तरीके से आप पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, फिर दुविधा आएगी, यार ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। और ये मानिए, मैं अभी से कह देता हूँ, जेल पेहरी या फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप 75 या 75 से ऊपर जाएंगे तो ही आप ये मानिए कि निश्चित रूप से आपका चयन होगा। 75 नंबर तो चाहिए। अगर उससे कम या उससे नीचे आ रहे तो फिर संशय की स्थिति में रहिए। तो ले आइए ना, एक बार क्या करना है, बस एक बार हमें नंबर लाना है, एक बार नंबर ले आइए, नंबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। चलिए हमारा 20वां क्वेश्चन और इस सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन, गोपुरम किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा, गोपुरम किससे संबंधित है? तो गोपुरम संबंधित है द्रविड़ शैली से। किससे? द्रविड़ शैली से। देखिए, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये मान लीजिए ये प्रवेश द्वार है, ये मंदिर है और ये प्रवेश द्वार है। कैसा द्वार है? प्रवेश द्वार। तो दक्षिण भारत में मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। द्रविड़ शैली से संबंधित है। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। जैसे उज्जैन में हमें महाकालेश्वर टेम्पल जो है, आप देखोगे शिखर दिखेगा आपको, कौन सी शैली में बना है? नागर शैली। एक और चीज़ ध्यान रखिए, द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिलाकर नई शैली बनती है, उसका नाम है बेसर शैली। बेसर शैली में किसका मिश्रण है? इसमें नागर शैली का भी मिश्रण है, इसमें द्रविड़ शैली का भी मिश्रण है। और बेसर शैली के मंदिर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? कर्नाटक।
जहां पे हाल ही में किसके चुनाव हुए, विधानसभा की कितनी सीटें कर्नाटक में 224, और मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। सिद्धरामैया जी कर्नाटक के वापस दूसरी बार क्या बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इससे पहले थे बसवराज बोम्मई, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। तो अब कांग्रेस के सिद्धरामैया जी दूसरी बार कर्नाटक के क्या बन रहे हैं, मुख्यमंत्री। तो बेसर शैली के मंदिर कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में। और ये बेसर शैली किससे मिलके बनती है, ये बनती है द्रविड़ शैली और नागर शैली से। तो ये था दोस्तों आज हमारा शुरुआती एक प्रयास के आपकी अच्छे से हम तैयारी करवा पाएँ। तो रोज़ आपको एक सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल पे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।